दोस्तों नमस्कार। हम खिड़की टॉक्स के अगले अंक के साथ आपके साथ हैं। अ, आज हम जिस मसले पर बातचीत कर रहे हैं कोरोना काल और धरती के हालचाल। असल में कोरोना संक्रमण जब से फैलना शुरू हुआ और उसके बाद दुनिया भर में अलग अलग सरकारों ने लॉकडाउन बतौर एहतियात अपनाया, तो उसके बाद तकरीबन सब कुछ बंद हो गया और जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज थी वो बंद हो गई। बहुत सारी गाड़ियां सड़कों से गायब हो गई और इसी तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज के जब जब थम गई, तो उसके बाद हमने देखा कि पर्यावरण की तरफ कुछ पॉजिटिव संकेत दिखाई देने लगे। हमने देखा कैसे दिल्ली में यमुना का पानी साफ हो गया, दिल्ली की हवा साफ हो गई। उसी तरह से दुनिया के अलग 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 हिस्सों से इस तरह की खबरें आई कि वहाँ पर वाटर पॉल्यूशन पे, एयर पॉल्यूशन पे और नॉइज पॉल्यूशन, ये सारे ही पॉल्यूशन जो है धीरे धीरे कंट्रोल होने लगे थे। इस तरह के संकेत आए और जो कि दुनिया बहुत बड़ी कवायदों में लगी थी, बहुत बड़े बड़े समिट्स किए गए और भी तमाम इस तरह की एक्टिविटीज हुई, इस तरह के सेमिनार्स हुए, होते जा रहे थे इंटरनेशनली, जिसमें बहुत सारी कवायदें की जा रही थी कि किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन बतौर एहतियात पूरे दुनिया भर में लगाया गया, उसने कुछ प्रकृति के पक्ष में कुछ संकेत दिए और उन संकेतों में कुछ बातें ऐसी भी थी, जैसे कि उनमें से एक बात ये थी कि प्रकृति को अगर आप सुधारना छोड़िए, लेकिन अगर उसे बिगाड़ना भी बंद कर दें, तो प्रकृति धीरे धीरे अपने आप को हील करने का मैकेनिज्म उसके पास है और धीरे धीरे वो हील हो सकती है। तो इस तरह की बातें जब प्रकृति की तरफ से आई, इस तरह के संकेत आए, हमने बहुत सारे शहरों की तरफ बहुत सारे जंगली जानवरों को देखा, बहुत रेयर जंगली जानवर इस बीच दिखाई दिए। तो उसमें बहुत सारे संकेत हमें अलग अलग जगहों पर इस तरह के दिखाई दिए। तो आज हम कोरोना काल, धरती के हालचाल, धरती के इस बीच में क्या हालचाल रहे और किस तरह के संकेत, किस तरह की चीजें हमें, किस तरह के सबक हमें दिखाई दिए हैं, तो उन सारी ही बातचीतों को हम समेटने की कोशिश करेंगे आज की इस टॉक में। तो खिड़की टॉक्स के इस अंक में आपका स्वागत है और हमारे हमारे इस खास जो अंक है उसके मेहमान हमारे हैं कबीर संजय हमारे साथ हैं, जो कि एक लेखक हैं, जो कि पर्यावरण मसलों पर लगातार लिखते हैं। अगर आप जंगल कथा, इनके सीरीज आप फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म्स में पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो जंगल की ही तरह अनंत कथाएं ये पिछले कई लंबे समय से लिखते आए हैं और उसमें प्रकृति के बारे में, इस धरती के बारे में और यहाँ के छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में और पूरी ओवरऑल प्रकृति के बारे में अलग अलग पहलुओं पर संजय लिखते हैं। और संजय के लेखन की एक खास बात है कि उसमें स्पष्ट एक पक्षधरता भी होती है, जो कि एक एक तरह की पर्यावरण पक्षधरता है, तो दूसरी तरफ एक जन पक्षधरता भी है। तो हम स्वागत करते हैं कबीर संजय का अपने इस प्रोग्राम में। तो कबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खिड़की टॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पे बुलाने का मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय जी, थोड़ा सा आपकी आवाज मुझे ब्रेक कर रही है, क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ, थोड़ा सा आवाज आपकी इको कर रही है मुझे, वो इको कर कट रही है के आ थोड़ा रही सा, है और कुछ थोड़ा टेक्निकल इको ग्लिच इको कर रही है। इको कर रही है। मुझे लगता है कि, लेकिन ये हम थोड़ा सा भी देखेंगे कि हमारे दर्शकों को कैसी आवाज आ रही है। हालांकि हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है, जिसकी भूमिका मैंने बांधी, कि कोरोना वायरस के लिए शुरुआत में जो लॉकडाउन के एहतियात जब अपनाए गए, उसके बाद जो संकेत आए, तो शुरुआती संकेतों में बड़े पॉजिटिव साइंस थे, जिसमें कि पहली बार हमने दुनिया के बहुत किस्म के पॉल्यूशंस को कंट्रोल में देखा और ऐसा लगा कि धरती के फेफड़े अब दोबारा से ताजी हवाएं ले पा रहे हैं। तो आप इसमें सबसे पहला कमेंट इसी पर करें कि जो शुरुआती संकेत थे, फिर विस्तार में आगे क्या क्या होता गया उस पर फिर हम बात करेंगे। हाँ, देखिए जैसे सबसे पहले हम अगर ये इस बात को देखें कि इससे एक साल पहले जो 2020 चल रहा है, ये 31 दिसंबर 2019 का दिन था जब जो चीन ने पहली बार ये इस बात का ऐलान किया कि हमारे यहाँ कोई एक इस तरीके का वायरस है जो कि लोगों की जान ले रहा है, जो कि इस तरीके से फैल रहा है। को नहीं थे कि वो किस तरीके से फैल रहा है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है या जो है कि तो लेकिन एक 31 दिसंबर का दिन था जब वो पहली बार अलार्म बजाया गया कि एक इस तरीके का वायरस यहाँ पे चीन के एक खास प्रांत में, वुहान जिसका नाम है, वहाँ पे फैल रहा है। ये 31 दिसंबर का। उसके बाद से अगर हम ये देखें तो ये 6.5 महीने 7 महीने हुए हैं
और पूरी दुनिया ने बहुत सारे रंग बदले हैं इस दौरान। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज़ रोहित क्लियर आपको आ मेरी रही है अभी ऐसे। हाँ, हाँ, हमें कमेंट्स आए हाँ। हैं हमारे तो दर्शकों की तरफ से कि हमारी आवाज़ें हाँ, दोनों की क्लियर हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पिछले 6 महीने, 8 महीने में आप देखिए, तो पूरी दुनिया ने बहुत सारे रंग बदले हैं। इस रंग का जो कहा जाए कि बड़ा सतरंगी-सा एक पूरा का पूरा वो बनता है, जिसमें बहुत सारा मतलब बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे जो है लोग जैसे अभी आज मैं इसके आंकड़े देख रहा था, तो अब तक पूरी दुनिया में 1 करोड़ 46 लाख के करीब लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं इस बीमारी से, और इसमें से 6 लाख के करीब लोगों की मौत हो गई है। हमारे देश में भी 11 लाख के करीब लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं। एक बड़ी संख्या है इस होने वालों की, और पूरी दुनिया डरी हुई है, दुनिया में लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे लोग इस आपदा को अवसर में भी तब्दील करने की बात कर रहे हैं कि कैसे इसको हैं। लेकिन हम अक्सर से देखें, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं क्या कि इस आपदा को हमारी प्रकृति ने एक अवसर में तब्दील करने का एक प्रयास किया है? जो हमारा नेचर है, अगर हम पिछले साल की बात करें, 2019 का जो वक़्त था, तो 2019 का जो साल था, वो एक ऐसा साल था, इसमें अगर आप गौर करें, तो पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट क्राइसिस को लेके, एनवायरनमेंट पर्यावरण पे ये जो संकट है, पर्यावरण पे जो ये इमरजेंसी है, इसको लेके पूरी दुनिया में ही एक एक प्रकार का मूवमेंट हो रहा था, और पूरी दुनिया में ही लोग जो है लाखों-लाखों लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और ये कर रहे थे। उसी में आप उसकी पृष्ठभूमि में देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हुई आग, ब्राज़ील में जो अमेज़न के जंगलों को एकदम साफ किया जाना, ये सारी चीज़ें उसी समय हो रही थी। और उसी समय जो ये 2019 के साल में ही ये पहली बार हुआ, जब एक ग्लेशियर पूरी तरह से समाप्त हो गया, और उस ग्लेशियर को जाकर उसका अंतिम संस्कार तक किया गया लोगों ने, और फिर कहा कि भाई ये तो अब खत्म। तो एक मतलब ये पर्यावरण हमारा जो पृथ्वी है, वो एक ऐसे समय पे एक ऐसी जगह पे पहुंची हुई थी, जहां से हर आदमी के सामने ये सवाल था कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। तो जहाँ एक वहां पे एक उम्मीद होती है कि आगे कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये साल शुरू हुआ है, इस पूरे के पूरे साल को अभी हम देखें, तो ये प्रकृति के जो पर्यावरण के जो संकट है, जो वन्य जीवन का जो संकट है, उससे उपजी हुई तमाम जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं, वही इस पूरे के पूरे जितने भी दिन बीते हैं, उस भारी पड़ा हुआ है। और हम जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि इस पूरे के पूरे दौर में प्रकृति ने एक बात कही है कि तो जो मतलब पर्यावरण हमारा जो पृथ्वी है, वो जितने भी दिन बीते हैं, उसको भारी पड़ा हुआ है। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, आप कंटिन्यू हाँ, रखिए। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, बीच में मुझे कुछ है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जब जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन का मतलब जब पूरे देश भर की फैक्ट्रियाँ बंद हो गईं, जब पूरे देश भर में वाहन चलने बंद हो गए, जब कार्यालय सारे खाली हो गए, जब सब कुछ बंद हो गया, तो हमने एक एक तरीके का परिवर्तन देखा। वो जो हर शोर था, जो वाहनों का शोर था, जो हमारे चारों तरफ था, जब वो चिड़ियों की आवाज़ें सुनी। बहुत सारे ऐसी चिड़िया है जो जो हमारे वो जो आबादी क्षेत्र में नहीं आया करती थी, वो उन उस आबादी क्षेत्र में भी आने लगे, मतलब हम लोगों के आस-पास जो है सुबह उन चिड़ियों की आवाज़ से नींद खुलने लगी। यमुना तो इतनी ज़्यादा जो मतलब एक तरीके से दिल्ली में कहा जाए, तो ये दिल्ली में तो यमुना एक नाले की तरह ही बहती है। वो यमुना मतलब इतना सा मतलब बहुत साफ नहीं हुआ, लेकिन कुछ उसमें साफ हुआ। कुछ यहाँ यहाँ तक कहा जाता है कि उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 33% तक बढ़ गई कई जगहों पे। इसी तरीके से गंगा साफ हो गई। उड़ीसा में जो कछुए जो अ पहले जो जब वो अंडे देने के लिए आया करते थे, तो तट तक पहुँचने से पहले बहुत सारे उसमें से मारे जाते थे, या वो निर्विघ्न होके अंडे नहीं दे पाते थे। बच्चे उससे नहीं निकल पाते थे, क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा गतिविधियाँ होती थी, या समुद्र में बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ होती थी। तो लाखों कछुए अंडे देने के लिए आए, उनसे लाखों बच्चे उनसे निकले, बहुत सारे
मुंबई में बहुत पहली बार बहुत दिनों के बाद इतने ज्यादा फ्लेमिंगो दिखाई पड़े कि मुंबई का कलर पिंक एकदम वहां पे दिखाई पड़ा। जो इस तरीके की फोटोज आई कि पता कि जलंधर से जो है वो अ, हिमालय की रेंज दिखाई पड़ रही है, या सहारनपुर से वो हिमालय की रेंज दिखाई पड़ रही है। मतलब हमारा आसमान इतना साफ हो गया, एक नीला आसमान हो गया, एक जो जिसकी चाहत हम सभी लोग करते हैं, खासतौर पे मेरे जैसे जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले ये जो 4-5 करोड़ लोग हैं, जो कि पूरे साल भर खराब हवा में सांसते थे, एक ऐसी हवा में सांसते थे जहाँ पे उनको जो उनके फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं है, जो उनको तमाम तरीके की बीमारियां देती है। उसमें से कुछ लोग आज बीमार होते हैं, कुछ लोग 2-4 साल बाद बीमार होते हैं, लेकिन वो उनको बीमार कर रही है। इन सारे के सारे लोगों ने देखा कि प्रकृति में कुछ बदलाव हो रहा है। तो जब लेकिन मैं इसमें बस एक बात कहूँगा कि हमको प्रकृति ने ये बात बहुत मतलब जैसे हथौड़ी मार-मार के ये बात हमको समझाई है कि अ, वो खुद अपने आप को साफ करने में वो खुद सक्षम है। क्योंकि प्रकृति में कोई चीज़ बेवजह नहीं है। एक छोटा-सा जो इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट भी उस पूरी की पूरी प्रकृति में अपनी भूमिका निभाता है। वो कोई एक सर्टेन काम करता है, कोई उसकी एक भूमिका होती है और वो भूमिका करके वो हट जाता है। फिर उसके बाद वो एक चेन है जो जो एक पूरी खाद्य श्रृंखला है, एक पूरा इकोसिस्टम है। तो वो पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि वो खुद को ही साफ कर लेता है। हमको ये सोचना चाहिए कि आज से जो है ये 1000 साल पहले नदियों को कौन साफ करता था? ये तो ज़रूरत इस बात की नहीं कि उनको साफ किया जाए। ये जो लाखों करोड़ों रुपए उसमें झोंके जाते हैं गंगा की सफाई के नाम पे, यमुना की सफाई के नाम पे, वो उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम उसको गंदा करते हैं। अगर नदियों को गंदा ना किया जाए, वो हमसे सफाई की डिमांड नहीं कर रही हैं। नदियाँ हमसे सफाई की डिमांड नहीं कर रही हैं। वो हमसे सिर्फ़ उसको गंदा ना करने की डिमांड कर रही है। अगर उसको गंदा करना हम छोड़ दें, तो उसमें उसमें साफ करने की का कोई उसका इश्यू नहीं है कोई। इसी तरीके से जैसे जंगल है, जंगल जंगल को आप छोड़ दीजिए। जंगल का जो विकल्प है, वो उद्यान नहीं है। जंगल का विकल्प वो बागवानी नहीं है। जंगल का विकल्प जो है वो खेत नहीं है। वो आपको हरे-भरे लग सकते हैं, लेकिन वो जंगल का विकल्प नहीं है। जंगल आप एक बार मच्छर की दवा का छिड़काव करने के लिए एक बार आपकी गली से गुजर जाता है और आपके घर में वो महीने भर तक तितलियाँ नहीं। केमिकल जो वो छोड़ के जाता है, वो केमिकल वो मच्छर की जैसे तमाम दूसरे जो कीट हैं, वो जो इंसेक्ट है, उनको भी दूर भगा देता है। तो आपको तितलियाँ भी नहीं दिखाई पड़ती हैं। हमको ज़रूरत ये है कि एक एक इस तरीके का हमारे पास एक सोच होनी चाहिए, एक इस तरीके की हम अवधारणा होनी चाहिए कि हम इस प्रकृति को अ, का जो संरक्षण है, जैसे हमारा जो तात्कालिक फ़ायदा या मुनाफ़ा है वो एक एक चीज़ हुई, लेकिन ये जो प्रकृति है वो अगर नहीं होगी तो हम उससे जैसे हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। दिल्ली में जो है बच्चे अपने माँ-बाप अपने बच्चों को का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए सुबह 5 बजे से लाइन लग जाती है कि वो जो जाके वो कि हम मुझे फॉर्म खरीदना है और फलाने स्कूल में एडमिशन दिलाना है, ताकि मेरे बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा हो जाए और ये वो पेरेंट्स इस बात के लिए चिंतित हैं कि उनके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि हम इस बात का तो सोच रहे हैं कि वो स्कूल में एडमिशन हो जाए और वहाँ पे वो बस्ता लेके जाए और पढ़ने जाए और वहाँ से पढ़ के निकले और कोई अच्छी नौकरी करे। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि जिस जगह पर वो रह रहा है, क्या उस शहर का की हवा साँस लेने लायक है? क्या वो जिस ज़मीन के नीचे उसके ज़मीन के नीचे का पानी बचा हुआ है? क्या वो जो जिन पेड़ों से वो ऑक्सीजन ले रहा है, क्या वो पेड़ बचे हुए हैं? क्या उसको क्या उसे आसमान में कभी इतने ज़्यादा तारे दिखाई पड़ेंगे? इसके बारे में सोचने का हम लोग एक कहा जाए कि हमारे पास एक ख़्याल कम है, जिसको पहली बार ये जो आपदा है, इसने हम लोग को सिखाया कि नहीं ये इस पे बहुत ज़्यादा बारीकी से, गहराई से सोचे जाने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे शुरुआत में जो संकेत आए और उसमें जो बातें थी कि इतने पॉजिटिव संकेत आए थे, लेकिन उसके बारे में जब फिर धीरे-धीरे कुछ रिसर्च सामने आए, फिर उसमें से कुछ एक्सपर्ट्स के जो कमेंट्स सामने आए, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी उस सिलसिले में। तो उसमें बताया गया कि ये क्षणिक है, मतलब ये जो हील नेचर ने खुद को किया तो है, लेकिन ये बहुत क्षणिक है और
जैसे ही दोबारा से दुनिया पटरी में लौटेगी, स्थितियां फिर वहीं पहुंच जाएंगी। और हमने देखा कि जैसे जैसे दुनिया भर में, चाहे अभी नौबत नहीं थी कि लॉकडाउन हटाया जाता, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, वहां जैसे ही लॉकडाउन हटने लगा तो वापस हालात फिर वैसे ही होने लगे। और अब हमने भी देखा है कि हमारे देश में भी धीरे धीरे जब लॉकडाउन अलग अलग फेजेस में शुरुआत हुई है उसके खुलने की, तो वापस दुनिया उसी पटरी में लौटने को है जहां वो थी। इवन तो पहली तो हम यही बात, अगर हम इस पर बात करें कि ये कितना क्षणिक था, कोरोना ने जो हमें सबक दिया एक तरह से, उसका वो दो तरह से क्षणिक हो सकता है। एक तो कि वो मतलब जो असर था वो क्षणिक था, दूसरा उसका जो सबक हमें उससे मिला था, वो हम लोग कितना अडेप्ट करने वाले हैं, या वो भी क्षणिक है। तो इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। वही देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जब हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन के समय एनवायरनमेंट इतना क्लीन हो गया था, इतना साफ हो गया था और प्रकृति जो है वो एक तरीके से फिर से सांस लेने लगी थी, तब हमको इसके तुरंत बाद हमको इस पे भी सोचना चाहिए कि इसका मतलब कि हम आज फिर उसी स्थिति में प्रकृति की सांसें अवरुद्ध हो रही थी, उसी तरीके की एक स्थिति में आज हम फिर पहुँच गए हैं, जहाँ पे उसको उतनी सांस फिर से नहीं मिल रही है। यानी हमने प्रकृति को उतना गंदा फिर से कर दिया है। महीने भर का, 1.5 महीने का टाइम उसको भले मिल गया, लेकिन उसके बाद हमने उसको दोबारा से उसी स्थिति में पहुँचा दिया है। और आज इस विषय पे कोई दूसरा आदमी सोचने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर आप पूरी दुनिया में देखिए, हो क्या रहा है। सरकारें वो धीरे-धीरे जो उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हुआ करती थी, लोगों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जो पूरा उसको सँवारने का, ये सरकारें धीरे-धीरे करके उनसे अपना पैर वापस खींच रही हैं। वो अपना हाथ वापस खींच रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्राइवेट में हो जाएँ, या मतलब उसके लिए सरकार से को ज़िम्मेदार न ठहराया जाए या सरकार से माँग ना की जाए। एक तो ये पूरे की पूरी दुनिया में ही ये लगातार एक प्रोसेस है जो धीरे-धीरे करके चला जा रहा है। अब दूसरा क्या है कि जब भी कोई इस तरीके का की मुसीबत होती है, तो मुसीबत के समय ज़रूरत इस बात की होती है कि सब लोग जिसकी भी जो भी क्षमता है वो उस क्षमता से चल के उसकी मुसीबत से लड़े। लेकिन जो इस पूरी दुनिया को जो अ कंट्रोल करते हैं, जो कारपोरेट हैं, जो कारपोरेट कंपनियाँ हैं, चाहे वो अलग-अलग क्षेत्र की हैं, सूचना की हैं, संचार की हैं, चाहे वो माइनिंग की हैं, चाहे वो फार्मेसी में है, वो चाहे जो आप देखिए वो उनका कोई भी जब कोई इस तरीके का इश्यू आता है, तो उनके पास ये रहता है कि यहाँ पे जो बाकी सारे जो फ़ील्ड है, वो चूँकि पहले से सैचुरेट कर रहे हैं, तो इस वाले फ़ील्ड में मुनाफ़ा हो सकता है। जैसे कोई भी जब टेक्नोलॉजी, जैसे जब जब वायु प्रदूषण होगा, जब जो है हवा खराब हो जाएगी, तो वो उनका जोर इस बात पे रहेगा कि आप उसपे एयर प्यूरीफायर खरीदिए। एयर प्यूरीफायर खरीदिए और अपनी हवा को साफ कर दीजिए और उसको साँस लेने दीजिए। जब जो है वो अ, थे कि नदियों को साफ करना है और पानी आखिर गंदा क्यों हो रहा है, वो उनका पूरा जोर इस पे रहता है कि वाटर प्यूरीफायर खरीदिए। अभी पूरी की पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इस पे लगी हुई है कि कैसे कोरोना को का जो ये जो बीमारी है, इसका कैसे उपयोग हम अपने मुनाफ़े पाने में कर सकें, और इसके परिणाम भी आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियाँ जो डिजिटली जो इसको डील करती थी, उनकी संपत्ति में इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया, बल्कि हम जो सामान्य लोग हैं वो हैरत में पड़ जाते हैं कि एक ऐसे समय में जब लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, जब लोग बेघर हो रहे हैं, लोग अम्बाला से कोई आदमी जो है पंजाब से वो बिहार तक पैदल चला जा रहा है। जब एक ऐसी स्थिति में जब पूरा देश बदहवास है, पूरी दुनिया बदहवास है, उस समय भी कुछ लोगों की संपत्तियाँ दुगनी-तिगनी रफ्तार पे कैसे बढ़ सकती हैं? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि प्रकृति के बारे में एक सोच जब तक हम सभी लोगों के अंदर कायम नहीं होगी, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये केवल इससे नहीं होगा कि कोई मुसीबत आई और हम घर में बैठ गए तो प्रकृति साफ हो नहीं, प्रकृति के बारे में हमको एक पूरी एक 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 विस्तृत सोच एक होनी चाहिए, एक समग्र सोच होनी चाहिए, जिसमें हम लोगों को इस पूरे के पूरे इस पे जो ये हमारी जो नदियाँ हैं, वो जिस तरीके से आज बह रही है, इस तरीके से 20 साल बाद भी बहे, इस तरीके से 100 साल बाद भी बहे। जो ग्लेशियर हैं, वो उन ग्लेशियरों की जो बर्फ है, वो आज से 20 साल बाद है। एक इस तरीके की सोच होनी चाहिए, और आज बड़े अफ़सोस की बात है कि इस तरीके की सोच सरकारों में तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ती है।
इस तरीके की सोच के साथ बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं और वो इस पे भी काम कर रहे हैं कि जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो 5 बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन 5 बुनियादी ज़रूरतों में जो सांस लेने का अधिकार है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो सोच की ज़रूरत है और एक बड़े वैसे मूवमेंट की ज़रूरत है जहाँ पे हम लोग खुद समझ सकें कि नहीं, हमें हमारी ज़रूरतें क्या हैं। अच्छा, एक तरह से जो मैं हम बात कर रहे हैं आज धरती के हालचाल पर, जो कोरोना काल के बाद जो धरती के हालचाल है, तो उसके बाद हमने बुनियादी कुछ चीज़ों पर बात की कि कैसे कैसे चीज़ों ने शेप लिया और कैसे शुरुआत में बहुत पॉजिटिव संकेत आए और उसके बाद फिर जब वापस दुनिया लौटने लगी अपने रूटीन में, तो फिर वापस से जो पर्यावरण के हाल थे वो भी अपने यथा मतलब जो जो जहाँ वो थे वो यथावत पहुंच गए। तो इसी बीच में कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी आई हैं इवन कि जो लॉकडाउन के दौर में और खासकर लॉकडाउन अपनाया गया, लेकिन कोरोना वायरस ने जब हम कोरोना वायरस से जूझ रहे थे तो उस वक्त में जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो जो बहुत सारी चीजें जो जो यूज मतलब वन टाइम यूज ऐसे आइटम कई सारे थे जो कि पॉलिथीन से बनते थे और प्लास्टिक से बनते थे, और वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुए और बहुत ज्यादा उनका कंजम्पशन हुआ, तो इस वजह से उसने भी एक तरह से पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। तो कुछ इस तरह की चीजें भी देखने में आई हैं। तो एक यूएन की एक रिपोर्ट थी, उसने बहुत डिटेल में इस बारे में बात की थी। तो इसी तरह की चीजें जो हैं मतलब आपकी नजर में जो कोरोना काल में हम लोगों ने पॉल्यूशन को और किन किन तरहों से बढ़ाया है, क्या आपकी इस पर नजर थी? जैसे देखिए मतलब अभी तो जैसे जब जब कोई मुसीबत आती है तो हम हम इस कोशिश करते हैं कि इस पहले उसको मुसीबत बीत जाए। फिर उसके बाद जैसे उस समय हम ये नहीं सोचते कि बड़ा क्या, लेकिन जो अभी जो जिस तरीके की ये बीमारी है और जिस तरीके से ये निपटा जा रहा है, ये पहली बात तो ये है कि ये एक एनवायरनमेंट क्राइसिस के चलते एक पैदा होने वाली एक बीमारी है। और इसको जिस तरीके से इससे निपटा जा रहा है, जिस तरीके से इसका उपचार किया जा रहा है, उससे एक दूसरी एनवायरमेंटल क्राइसिस पैदा होने वाली है। क्योंकि आप देखिए पहली बात तो इतनी बड़ी मात्रा में पानी जो वो है वो नसीब भी नहीं है और इस बीमारी से बचने के लिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और अगर पूरे देश मतलब दुनिया की अगर 7 अरब आबादी जो है अगर वो इतना ज़्यादा हाथ जो है वो साबुन का इस्तेमाल करें, तो हमको ये सोचने की भी ज़रूरत है कि वो जो मतलब हमारी जो नदियों में हम कितना ज़्यादा जो है वो रसायनों को उसमें डाल रहे हैं। कितना ज़्यादा जो है क्या क्या कहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें डाल रहे हैं, वो जो पानी में रहने वाले जो वन्य जीव हैं, जो जलीय जीव हैं, मछलियों के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदायक होंगी, वो आने वाले समय में उनको कितना ज़्यादा प्रभावित करेंगी। ये क्योंकि अभी हमारे सामने एक टास्क है कि हमको इस पे, लेकिन अभी नहीं, लेकिन इस पे हमको सोचना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा ये साबुन हमने अपनी नदियों में डाला है, उसने इस पूरे के पूरे नदियों के पूरे सिस्टम को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ये आज नहीं तो कल। दूसरा, जिस तरीके से पानी की बोतलें वो पूरी दुनिया में ही समुद्रों में, नदियों में, नालों में, झीलों में, हर जगह आप जाएँगे तो आपको जो है मतलब 3-4 त किस्म का क कचरा है, जो आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा। उसमें सबसे प्रमुख ये है जो हर जगह दिखता है वो पानी की बोतल है। पानी की बोतल, वो कचरा वो आपको वहाँ पे, ये इसी तरीके से जो मास्क है, मास्क का कचरा जो है वो एक मतलब तमाम जगहों पे इसी तरीके से दिखाई पड़ रहा है, जैसे मतलब जो ये इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी समस्या ये पैदा क्रिएट करने वाला है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाबी बाग में यहाँ दिल्ली में वो शमशान घाट बना हुआ है जो जहाँ पे कोविड पेशेंट्स को वो किया जाता है, उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो वहाँ पे मैं गया था रिपोर्टिंग के लिए। अ, उसके बगल में मैंने देखा कि एक ढलाव घर है जहाँ पे वो कचरा वगैरह फेंकते हैं। उस पूरे ढलाव घर में वो केवल पीपीई किट जो होती है वो पूरे पूरे वो सब ऊपर से लेके नीचे तक पीपीई किट भरा हुआ है। यानी वो जो जैसे जिस भी पेशेंट का जिसका भी मतलब पेशेंट वो बीमार हुआ उसके घर वाले भी पीपीई किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वो उसका दाह संस्कार में आज जो भी लोग आए हैं, वो अपना पीपीई किट भी वहीं पे छोड़ के चले जा रहे हैं। फिर उनमें से बहुत सारे लोगों के जो दस्ताने हैं
वो वहीं पे पड़े हुए हैं, जो उसमें जो मास्क हैं वो भी वहीं पे पड़े हुए हैं। ये एक इस तरीके का कचरा है जो कि मतलब वो इस पे किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है। इसके पूरी जब ये हमारे यहाँ कोरोना जब आया था, शुरू हुआ था, सीपीसीबी है, सेंट्रल गाइडलाइन तैयार की थी कि कैसे ये जो कोविड का कचरा है, इसको कैसे जो है इकट्ठा करना है और कैसे ले जाके इसको डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि लेकिन हम जैसे बाकी हमारे यहाँ बाकी सारी चीज़ों का हाल है, उसी तरीके से हम देखते हैं कि इसके कचरे को भी लेके कोई बहुत खास, और जो मास्क हैं वो जगह-जगह पड़े हुए हैं, जो इसमें दस्ताने जो यूज़ किए हैं वो भी जगह-जगह पड़े हुए हैं। तो तमाम जो ये चीज़ें हैं, जो ये एक तरीके से इस पूरी क्राइसिस को और बढ़ा देने वाला है। तो शुरुआती कुछ दिनों में हमें लगा था कि जैसे कि पर्यावरण को वो इससे फ़ायदा, लेकिन नहीं, वो जो है चूँकि हमारी सोच नहीं बदली है, हम अभी भी उसी तरीके से काम करना चाहते हैं जिस तरीके से पहले काम कर रहे थे। तो इसके चलते जो पर्यावरण को जो थोड़ा बहुत जो है 10-15 दिन के लिए जो फ़ायदा हुआ भी था, उस फ़ायदे को हम मुश्किल से महीने भर के अंदर बराबर कर देंगे। जैसे होता है, जैसे जिस लेवल पे पहले था उसी लेवल पे फिर लाने के लिए हम एकदम तक वो है, और वो उसी लेवल पे आ भी गई कमोबेश। अब हम थोड़ा-सा अपनी इस चर्चा को लेकर जाते हैं कुछ दूसरे सवालों पर, जिनकी ओर अपने अपने पिछले जवाब में संकेत भी दिया था कि ये तो एक मसला है कि ये हम लोगों पर कोरोना ने एक ऐसी स्थिति बनाई कि हम लोग पॉल्यूशन कम करने लगे, तो प्रकृति ने बताया कि अगर हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो प्रकृति जो है वो पॉल्यूट नहीं होगी। नदियाँ खुद साफ हो जाएंगी अगर हम उन्हें गंदा नहीं करेंगे। जंगल खुद हरे भरे रहेंगे अगर हम उन्हें ना छेड़ें। और इसी तरह से दूसरे जो प्रकृति के अवयव हैं वो अगर हम उसे ना छेड़ें तो वो अपनी जगह अपनी तरह की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन एक ब्रॉडर सवाल की फिर हम वो वापस उसी को थोड़ा सा एक फ्लैशबैक एक तरह से हम लोग कर लें कि वापस जैसे ही हमें मौका मिला हमने फिर से वही सब कुछ करना शुरू कर दिया है। तो लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर पर बात करें, जैसे कि वो सारी चीजें एक पूरे अगर हम स्ट्रक्चर पर बात करें तो हमारी जरूरत भी है, क्योंकि जब ये सारी चीजें ठप पड़ गई तो उसके बाद कई किस्म के काम धंधे चौपट हो गए, कई किस्म की इंडस्ट्रीज जब बंद हो गई तो उससे कई लोगों के रोजगार छिन गए, रोजी रोटी का सवाल बहुत बड़ा लोगों के सामने आ खड़ा हुआ। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शहरों से जो बड़े बड़े महानगर थे, वहां के जो मजदूर थे, जो खासकर जो एक ऐसा क्लास जो कि 2 से 3 दिन सरवाइव नहीं कर सकता अगर उसको वो दिहाड़ी की मजदूरी ना करे, तो इस तरह के क्लास पर भी बड़ा भारी असर पड़ा जब ये लॉकडाउन लगा। तो एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें प्रॉब्लम है, और हम अगर बंद कर दें इस तरह से, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिस तरह से दखलंदाजी देती हैं प्रकृति के अपने चक्र में, अगर वो बंद कर दें तो हम एक साफ पर्यावरण पालेंगे। लेकिन एक दूसरा सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है कि अगर ये सारी चीजें बंद हो गई तो जो मानव जीवन है उसके सामने दूसरे किस्म की चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। तो ये फिर हम एक पूरे स्ट्रक्चर पर बात, ये इन चुनौतियों से हम उन स्थितियों में कैसे जूझ सकते हैं, जबकि अगर हम ये सारे स्ट्रक्चर जो पॉल्यूट करने वाली जो चीजें हैं अगर हम उन्हें बंद कर देने की बात करें। इस पे मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा चर्चा करने की भी ज़रूरत है, और इसको जो है एक तरीके का जो है, ये एक तरीके का पर्यावरण नस्लवाद है, जिसको पूरी दुनिया में इसी नाम से जाना भी जाता है, इसी नाम से कहा भी। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में को जो जो हवा बहुत ज़्यादा खराब हो गई, प्रदूषण को कम करने के लिए सब दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड इवन कर दिया। उसने कहा कि ये जो ऑड नंबर की जो कारें हैं वो एक दिन चलेंगी, और जो इवन नंबर की कारें हैं वो दूसरे दिन चलेंगी। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये कदम उठाया। इसको लेके तमाम किस्म से जो है वो चर्चा हुई, कुछ लोग इसके विरोध में थे, कुछ लोग इसके समर्थन में थे, कुछ लोग ये जता रहे थे कि इससे बड़ा फायदा हुआ, कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसका इससे बड़ा नुकसान हुआ, कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उन दिनों की अगर टीवी डिबेट्स को देखें, अगर उस समय के मीडिया डिबेट्स को देखें, उस समय के जो सोशल मीडिया की जो पोस्ट है उसको देखें, तो उसमें ये पूरा का पूरा मुद्दा छाया हुआ था कि कैसे जो है ये मतलब ऑड इवन करने का क्या-क्या ये चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ रोहित जी, थोड़ा 2-4 मिनट होगा हमारे पास।
तो लेकिन उसी समय, उसी पिछले, जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल गया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसने कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया। उसने फैक्ट्रियों को सारे के सारे बंद कर दिए। उसने जो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगा दी। ये वो सारी चीज़ें थी जिनसे लाखों लोगों के रोज़गार जुड़े हुए थे। एक कंस्ट्रक्शन मज़दूर जो अब नज़दीक के किसी शहर से सुबह 5 बजे अपना टिफ़िन पैक करके और वो साइकिल चलाते हुए 10-11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चला, और उस लेबर चौराहे पे जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे उसकी मज़दूरी के लिए भी कोई आदमी है नहीं, क्योंकि सारे के जो वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है और कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है, और इसलिए कि ताकि होने से बचाया जा सके, ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। अब लेकिन ये एक लाखों लोगों से, मतलब मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में कम से कम 12 लाख 15 लाख लोग ऐसे होंगे जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए मजदूर होंगे। ये इन 12-15 लाख लोगों की जो रोजी रोटी का सवाल है, ये रोजी रोटी का सवाल वो हम ना मीडिया डिबेट में है, ना सोशल मीडिया डिबेट में है, ना उस पे टीवी पे चर्चा हो रही है, ना उस पे पोस्ट लिख रहे हैं, वो एकदम अनसुनी रह जाती है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप तो कह रहे थे कि वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई और सारी फैक्ट्रियों को बंद हो गया और उसके साथ-साथ ये आसमान नीला हो गया। तो हमको उसी के साथ-साथ उससे जुड़ा हुआ एक पहलू है कि वो लाखों लोग जो वहाँ पे काम करके अपनी रोटी कमाते थे, जो अपनी रोटी खाते थे, वो सारे के सारे लोगों के सामने ये सवाल पैदा होता है कि वो अपनी रोटी कहाँ से खाएँगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एनवायरनमेंट का जो सवाल है वो केवल एनवायरनमेंट का, जो प्रकृति की जो क्राइसिस है, जो नेचर की जो क्राइसिस है, वो ह्यूमन क्राइसिस से जुड़ी हुई है। वो वाइल्ड लाइफ की क्राइसिस से जुड़ी हुई है। अब हम किसी एक चीज़ को अकेले करके नहीं देख सकते। हम किसी एक मुद्दे को देखें कि नहीं एनवायरनमेंट के वो और लाखों लोग बेरोज़गार, नहीं। हमको उन लाखों लोगों को रोज़गार भी ना, अपने लिए काम करना, अपनी रोटी कमाना, अपने लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ों का अर्ज़ करना, उसको कमाना, ये किसी भी आदमी का अधिकार है और किसी भी सिस्टम को इस तरीके से विकसित किया जाना चाहिए कि वहाँ ज़्यादा, जैसे स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट सिटी कौन है? सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी, सबसे अच्छी सिटी, जिसको सबसे कहा जाए कि ये आदर्श सिटी कौन है? सबसे अच्छा शहर वो है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रोटी खाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खुशहाली से जीवन जीते हैं। उससे ये कोई स्मार्ट सिटी नहीं है कि पता चला कि वो आप जो है वो पॉड पॉड टैक्सी में बैठ के चले जा रहे हैं, और मतलब अगर आपके पास पैसा है तो। मतलब वहाँ पे बड़ी-बड़ी इमारतों में वातानुकूलित पूरे हॉस्पिटल हैं और ये है, वो है। और अगर आपके पास पैसा है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, बाकी की आबादी जो है उससे दूर रहती है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, स्मार्ट सिटी वो है जहाँ पे समग्रता में चीज़ें, वहाँ पे एक एक पेड़ भी, एक दरख्त को भी जीने का उतना ही अधिकार हासिल होता है, जितना कि जो है वो किसी जो वहाँ के कारपोरेट को। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि एक समग्रता में देखने की बात है। ये जो एनवायरनमेंट की क्राइसिस है, या जो कोरोना की क्राइसिस है, या जो जंगलों की क्राइसिस है, ये जो हमारे मौसम की क्राइसिस है, ये जो टिड्डियों की जो क्राइसिस, ये कोई एक अकेले में देखने वाली या समझे जाने वाली चीज़ें नहीं है। ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इन सभी के मिल के समाधान करने की ज़रूरत है। नहीं तो पता चला कि वो एनवायरनमेंट साफ करने के चक्कर में अगर हम करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना दें, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बुद्धिमानी भरा उपाय नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी। हाँ, मैं कुछ कुछ दिनों पहले यूएन की तरफ से एक प्रपोज़ल लाया गया था और बहुत सारी डिबेट अब उस तरह की भी चलने लगी हैं। मैं उसकी तरफ आपको लेकर आना चाह रहा हूँ अब। एक पूरी दुनिया, जैसे हमने कहा कि जैसे मेरा पिछला सवाल भी था कि हम लोग एक ऐसे क्राइसिस में फँसे हुए हैं जहाँ अगर हम ये सारा जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम किसी तरह से सस्पेंड करने की तरफ जाते हैं, तो हमारे सामने दूसरे किस्म के मानवीय संकट खड़े हो जाते हैं, लोगों के रोजगार के और इस तरह के।
और उधर ही अगर हम रोजगार और ये सारी चीजें और बाजार को इसी तरह से खिलने देते हैं तो उसके उसके प्रकृति पर बहुत हानिकारक असर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का जो अभी मौजूदा जो पूरा बाजार है, और वो हर एक प्राकृतिक संसाधन को अपने मुनाफे के लिए निचोड़ लेना चाहता है, और उसके फिर जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो प्रकृति के खिलाफ चले जाते हैं। लेकिन वहां वहां से कुछ बहुत बाजार जब पैदा होता है तो कई किस्म के रोजगार भी पैदा होते हैं। तो इस तरह की एक दुविधा में हम लोग फंसे हैं। तो इसके लिए एक आइडिया पिछले दिनों में सुन रहा था, उसके बारे में यूएन की तरफ से एक प्रपोजल आया था कि हम लोग क्यों नहीं दुनिया पूरी तरह से एक ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करे, और उसमें सारे के सारे जो पूरी तकनीक है या इंसानी जरूरतों के जितनी किस्म की जरूरतें हैं उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू उपलब्ध कराया जाए, और उसके जरिए फिर हम प्रकृति सम्मत तरीके से बाजार को भी बचाए रख पाएंगे या नए किस्म के रोजगार मुहैया करा पाएंगे। और इस तरीके का वो डिस्कोर्स था। तो उसके लिए एक अपील की गई थी कि सारी दुनिया भर की सरकारें मिलकर एक पर्टिकुलर कुछ ट्रिलियन का बजट था, 3 ट्रिलियन के बजट की बात थी, 3 ट्रिलियन डॉलर्स के, तो वो जुटाएं और हम एक ग्रीन टेक्नोलॉजी की दुनिया बनाते हैं। तो क्या दुनिया को अब वाकई में इस तरफ बढ़ने की जरूरत है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी कि प्रकृति सम्मत तकनीक की तरफ हम लोग बढ़ें, और वहां फिर कुछ जो बाजार नया पैदा हो, या बाजार उस सेंस का नहीं, लेकिन हाँ जो पूरा एक स्ट्रक्चर पैदा हो, पूरी इकोनॉमी पैदा हो, वो ग्रीन के इर्द गिर्द की हो, और वो लोगों को रोजगार भी दे और प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचे। क्या अब हमें इस तरह की जरूरत की तरफ अब हम लोगों की जरूरत बन गई है? देखिए मैं कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये किया जा सकता है, और मतलब कई जगहों लेकिन आप पूरा अगर जैसे अगर पृथ्वी को, धरती को अगर हम कहा जाए कि दूसरे बहुत सारे लोग उसको माँ की संज्ञा देते हैं कि हमारी ये धरती माता है। अगर धरती माता को अगर इसको मतलब इस पृथ्वी को अगर हम माता की संज्ञा दें और ये माने कि ये कोई स्त्री है ये, तो हमको ये कहना मतलब इसको बड़े बेझिझक होके कहना चाहिए कि इसके फंदा पड़ा हुआ है, और वो फंदा लगातार और ये फंदा जो है मुनाफ़े का फंदा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो कुछ भी प्रोडक्शन होता है, जो हमारी दुनिया के संचालन के केंद्र है, वो ज़रूरत नहीं है। अगर काश कि हम जो कुछ भी करते, उसमें लोगों की ज़रूरत केंद्र में होती, उसमें प्रकृति की ज़रूरत केंद्र में होती, उसमें जंगलों की, नदियों की ज़रूरत केंद्र में होती, मुनाफ़ा केंद्र में है। इसके चलते क्या होता है कि एक तरफ तो जैसे दिल्ली एनसीआर में लाखों, लाखों फ्लैट पड़े हुए हैं, जो हैं, खरीद उनको कोई खरीद नहीं रहा, बुकिंग नहीं कर रहा है। वो उनमें से बहुत सारे तैयार खड़े हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बिक नहीं रहे हैं, और बहुत सारे इसलिए नहीं बनाए जा रहे हैं क्योंकि बिक नहीं रहे हैं, बहुत सारे बिकने के बाद भी नहीं वो हो रहे हैं। वो जो बिल्डर ने जो सोचा था उसमें लाखों मतलब लाखों रुपए की पूँजी भी उसमें लगी हुई है। बहुत सारे फ्लैट तो अ, दूसरी तरफ क्या है कि बहुत सारे लाखों लोग जो है वो आपको जो है उस उनके पास पैसे नहीं है कि वो उसको खरीद सकें। तो ये क्राइसिस है क्योंकि वो जो जो फ्लैट या ये जो पूरा हमारे जो पूरा जो हाउसिंग है, वो मुनाफ़े पे संचालित हो रहा है, वो किसी की ज़रूरत पे नहीं हो रहा है। लेकिन इसने प्रकृति का कितना नुकसान किया है। आप इस देखिए कि ये जो यहाँ दिल्ली एनसीआर में जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस कंस्ट्रक्शन के लिए न जाने कितने लाख टन बालू कितनी ज़्यादा नदियों से इकट्ठा किया गया होगा, कितने लाख टन सीमेंट लगाया गया होगा, उसको पूरे जो है उसमें ऊपर से ले के पानी उसको करने के लिए जो है, जो उसकी सिंचाई करने के लिए, तराई करने के लिए न जाने कितना लीटर पानी उसमें बहा दिया गया होगा। ये सारा का सारा पूरा को पैदा करके नदियों को क्राइसिस को पैदा करके, जंगल की क्राइसिस को पैदा करके जो लाखों मकान बनाए गए, प्रोजेक्ट तैयार खड़े किए गए हैं, वो हाउस बिक नहीं रहे हैं।
वो घर खड़े होने के बाद भी, तैयार होने के बाद भी दिख नहीं रहे हैं। तो हमने किया क्या है, हमने एक तरफ तो इतनी इतनी बड़ी इन्वायरमेंटल क्राइसिस पैदा कर दी है, और दूसरी तरफ वो किसी के काम नहीं आ रहे हैं। आप इसको दूसरी तरीके से देखिए, हम जो पंजाब में और हरियाणा में पानी वो लगातार नीचे जा रहा है, जमीन के नीचे पानी चला जा रहा है। और वो हम क्या है, जब से ड्रिल ड्रिल करने की तकनीक आई है, हम उसमें सबमर्सिबल लगाते हैं। पहले वो पानी जो है, हम पहले 50 मीटर नीचे से 50 फुट से पानी निकालते थे, फिर जो है 100 फुट से निकालने लगे, फिर 200 फुट से निकालने लगे, फिर 300 फुट से पानी लगा। हम लगातार ड्रिलिंग करते जा रहे हैं, लेकिन पूरा जमीन के नीचे पूरा पानी नहीं है, वो एक सीमित पानी है, वो सारा का सारा आप खत्म कर। अच्छा, वो पानी का इस्तेमाल करके आपने पैदा क्या किया, आपने बहुत सारा गेहूं पैदा किया, और वो गेहूं वो खुले में पड़े पड़े सड़ जा रहा है। जब आप 1 लीटर गेहूं एक एक बोरा गेहूं सड़ जाता है, तो उसके साथ साथ आप उस गेहूं को उपजाने में जो लगने वाला जो हजारों लीटर पानी है, वो पानी भी उसके साथ साथ खत्म हो जाता है। वो पानी का भी आप नुकसान कर देते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम वो जो हमारे उस पे केंद्र में जो होना चाहिए कि जरूरत, इंसान की जरूरत, कैसे उसका पेट भरे, कैसे उसको उसको इलाज मिले, कैसे उसकी जरूरतें पूरी हो। जब हम जरूरत को जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे, जब तक इसके केंद्र में मुनाफा होगा, जब तक ये करते रहेंगे, ये धरती माता के गले, दुनिया के मुश्किल से 300 कारपोरेट, 400 कारपोरेट हाउसेस हैं जो इस पूरी दुनिया को संचालित करते हैं। वही ये पूरा तय करते हैं कि वो इस पूरी दुनिया के जो संसाधनों का इस्तेमाल कैसे होगा, उसका खेत कुछ जो वो उसमें लगे हुए हैं, जो वो वही वही वो ये तय करते हैं कि लोग क्या बात करेंगे, उनकी चर्चा क्या होगी, वो टीवी में कौन सा प्रोग्राम देखेंगे, वो सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्में देखेंगे, वो पूरे के पूरे वो सब कुछ को गवर्न करते हैं। जब तक हम इस पूरी की पूरी ये जो हमारी गुलामी है, जब तक ये कारपोरेट की गुलामी है, इससे हम नहीं छूटेंगे, तब तक ये धरती माता के गले में पड़ा हुआ ये जो कारपोरेट का फंदा, ये भी हमको नहीं दिखाई पड़ेगा। और इससे मुक्त होने के लिए हम जो हमें करना चाहिए था, हम उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। इस क्राइसिस को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। इंसान का हक है कि उसको जीने का के लिए वो तमाम चीजें मिले, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि जिस तरीके के का एनवायरनमेंट हमको मिला है, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वैसा एनवायरनमेंट छोड़ के चले जाए। ये कोई पार्टी नहीं चल रही है कि हम सब कुछ खा पी के खत्म कर दें और आने वाले भी पता चला वो पत्तले साफ करते रहे। ये कोई इस तरीके की पार्टी नहीं चल रही है। तो ये मेरा कहना है। तो बेसिकली जो आपने बात कही कि असल में प्रकृति के पास हमें ये बिल्कुल गांधी का एक कोट है कि प्रकृति के पास हमें हमारी आवश्यकताओं के लिए तो सब कुछ है, लेकिन हमारी हवस के लिए सब कुछ हवस नहीं के है। लिए नहीं है। हवस कहीं कंट्रोल नहीं नीड सबकी है, पूरी सब हो कुछ नहीं सकती है। है, तो ग्रीड गांधी नहीं की है। उसी, हाँ, वो नीड सबकी पूरी हो सकती है, लेकिन ग्रीड नहीं पूरी हो सकती। तो इसी नोट के साथ मुझे लगता है कि हम लोगों की आज की ये चर्चा जहाँ है, हम लोग यहाँ इसी तरह के कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वाकई में मुनाफे ने जिस तरह का के गणित बनाए हैं पूरी प्रकृति के सामने, और जो ये संकट खड़ा किया है, तो वो तो वाकई में उसी को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक का हम लोग उसके सही सही आंसर्स भी नहीं पा सकेंगे। यहाँ पर कुछ हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं। तो उनमें से एक कमेंट जो है वो राजेश प्रसाद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस बार पलामू में गर्मी काफी कम रही है। यहाँ पे 45 से 47 डिग्री तक का पारा चला जाता था, लेकिन इस बार इस बार नहीं हुआ है। इसकी वजह क्या है उनको समझ नहीं आ रहा है। तो क्या इस तरह के असर भी कुछ पड़ रहे हैं? कुछ आपने भी इस तरह के कुछ आंकड़े ये कहीं आपके बड़ी पास आए कि टेम्परेचर कम हुआ है? जैसे ये जो है जो मतलब जायज है। आप गौर से देखिए, जैसे जब ये इन्वायरमेंट की जो क्राइसिस है, जो जिसको क्लाइमेट इमरजेंसी अभी कहा जा रहा है, वो सबसे पहले आया था क्लाइमेट चेंज के नाम से। जो जलवायु है, वो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। सब लोगों ने जो है इसको मतलब महसूस, इतनी गर्मी पड़ती थी, अब उससे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। या पहले जितनी बारिश होती थी, अब उतनी बारिश नहीं हो रही है। या बारिश हो भी रही है तो मतलब जैसे पहले जितनी बारिश 20 दिनों में होती थी,
अब उतनी ज्यादा बारिश 2 दिन में हो जा रही है। ये क्लाइमेट के एक्सट्रीम क्लाइमेट की घटनाएं हो, जैसे पिछले साल क्या हुआ था कि बिहार में कुछ एक जगहों पे इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी कि वहां पे वो धारा 144 लगानी पड़ी वहां पे। तो ये जो क्लाइमेट चेंज वहां पे, एक क्लाइमेट का परिवर्तन, इसको सबसे पहले लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि जैसे जिस तरीके से पानी पहले बरसता था, अब उस तरीके से पानी अब नहीं बरस रहा है। क्योंकि अभी दिल्ली का लीजिए, दिल्ली में परसों तक जो है वो पानी जो मतलब जो डेफिसिट है जो पानी का, वो करीब 55% कम था। मतलब 18 जुलाई तक दिल्ली में जितनी जितना पानी बरसना चाहिए था जुलाई के महीने में, उससे 55% तक कम पानी बरसा हुआ था। अब कल क्या हुआ, कल इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि वो सारा का सारा डेफिसिट पूरा हो गया। तो एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि वो सारा का सारा उसकी कमी पूरी हो गई। तो अब आप मतलब दूर से देखने में लगेगा कि नहीं, पहले जितना मिलीमीटर पानी अभी भी बरसा है, लेकिन हुआ क्या है कि जितना मिलीमीटर पानी वो 10 दिन के में बरसना चाहिए था या 15 दिन में बरसना चाहिए था, वो पानी अब वो 5 दिन में बरस। अब अगर हमारे ऊपर जैसे जैसे हम नहाने जाते हैं तो लोटा पानी को लोटे से डालते हैं या मग से डालते हैं या शावर ऑन करते हैं, वही अच्छा लगता है। अब कोई आदमी अगर उलट ले तो कैसा महसूस, ये उसी तरीके का अंतर होता है। तो ये एक पूरा जो स्टार्टिंग का सवाल किया, एकदम जायज सवाल है। इस तरीके के परिवर्तन जैसे इस बार जो है वो साइबेरिया में जो है वो ये जो रूस के कुछ हिस्से में जहाँ पे हमेशा तापमान माइनस है, वहाँ पे 38 डिग्री तक तापमान जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो मतलब दुनिया में तापमान का को लेके, मौसम को लेके इस तरीके के एक्सट्रीम क्लाइमेट की घटनाएं लगातार हो रही हैं और बहुत ज्यादा तेजी से ये बढ़ रहा है। ये जो परिवर्तन, मतलब ये जो क्या कहते हैं कि इसको कहा जाए, ये जो संकेत है, वो संकेत लगातार ज्यादा से ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं मौसम में बदलाव के। इसी तरह की कुछ बातें, जैसे आपकी ही बातचीत में आपने कहा कि समग्रता में स्थिति को देखने की बहुत जरूरत है। तो इसी पर रितिका पांडे इसके लिए आपको धन्यवाद दे रही हैं, इस बिंदु को कहने के लिए, और उन्हें ये चर्चा काफी बढ़िया चर्चा लग रही है। रितिका जर्मनी में डॉयचे वेले में हमारी एक कुलीग थी पहले जब हम लोग वहाँ थे। अभी वो वहीं काम करती हैं। उसके अलावा आदिल ने कुछ चीजें कही हैं। आदिल रजा खान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है। इसके अलावा वो ये भी जोड़ रहे हैं कि यह कहा जा रहा है कि ट्रॉपिकल देशों में गर्मी का मौसम देर तक रहेगा, लेकिन जिस तरह से बारिश और बाढ़ की स्थिति है बहुत से इलाकों में जैसे बिहार, तो यहाँ नमी रहेगी वातावरण में। तो क्या इससे कोविड की स्थिति और भयावह होगी जैसे कि बिहार राज्य में? तो ये एक सवाल है, ये काफी उठ रहा है ये सवाल भी। इसके बारे में अगर आप एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहें तो। देखिए, कोविड के बारे में जो है ये मतलब चूंकि नया वायरस है, इसके मतलब रोज ही नई इसमें चीजें आ रही हैं। उसमें मतलब लगातार ये उसमें चीजों में इजाफा, जैसे पहले ही कहा जाता था कि इसकी ये लक्षण है, अब उसमें नए नए लक्षण भी है। पहले जो है, पहले जब ये हुआ था, क्योंकि ये जाड़े में पैदा हुआ बैक्टीरिया है और चीन में हमसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ये भी कहा जाता था कि जब ये गर्मी हमारे देश में, चूंकि गर्मी है तो गर्मी वाले देशों में खत्म हो जाएगा। मुझे याद है कि मेरे कुछ मित्र जो कि मतलब कि वेदर एक्सपर्ट है, मौसम विशेषज्ञ, वो भी मानते थे कि जब हमारे यहाँ 35 डिग्री से ऊपर का तापमान जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो लेकिन हुआ ये, तो लेकिन हुआ ये कि जो है मतलब ये चीजें जो है वो उसमें रोज नई नई चीजें जुड़ती जा रही हैं। और ये निश्चित तौर पे जैसे जब जब मौसम बदलता है तो जब गर्मी से जब जो है हम ठंड की तरफ बढ़ते हैं या बारिश की तरफ मौसम आता है, तो सर्दी जुकाम से होने वाली जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है हम इसे मामले और ज्यादा बढ़ने वाले हैं या और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और ज्यादा बढ़ सकता है। तो हमने कुछ कमेंट्स भी हमारे इस कार्यक्रम में लिए। तो मुझे लगता है कि जो बात हम लोगों ने अभी जो चर्चा इधर पर की, ये एक ज़रूरी चर्चा थी, और हमने पूरा एक पिक्चर जो है कोरोना वायरस के ने जो हमारे सामने स्थितियां पैदा की, जिस तरह की उम्मीदें दिलाई और जिस तरह से निराश किया, उन सारी ही चीज़ों पर हमने बात की। और जो मुख्य बात जो थी वो गांधी
महात्मा गांधी का जो कोट था, तकरीबन हम वहीं पर जाकर इस चर्चा को मेरे ख्याल से खत्म करेंगे कि हमारे पास हमारी नीड्स को पूरी करने के लिए प्रकृति के पास सब कुछ है, इस धरती के पास सब कुछ है, लेकिन हमारी ग्रीड अगर है तो उसको पूरा करने की क्षमता न प्रकृति के पास है और न मेरे ख्याल से किसी के पास हो सकती है। तो एक नए सिरे से सारी चीजों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और करने की जरूरत है। ये तीनों ही चीजें जब हम लोग लेकर आएंगे अपनी आदतों में और अपनी चर्चाओं, अपनी बहसों और अपनी एक्टिविटीज में, तो हम शायद असली सवालों के असली जवाब तलाश पाएंगे। तो आज इस चर्चा को इसी पॉइंट पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। हो सकता है कि हम इसी चर्चा पर नए सिरे से, नई तरह से भी बात करें, नए पहलुओं, नए सवालों पर भी बात करें। तो अभी मैं कबीर संजय जी को मैं शुक्रिया कहूंगा, क्योंकि वो हमारे इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने इतनी थॉट प्रोवोकिंग बातें की और हमें अपना ये समय दिया। तकरीबन हमारी ये चर्चा 1 घंटे की अब होने को है। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खिड़की टॉक्स का ये चौथा हमारा अंक था, और हम अगले एक ऑल्टरनेट डेज पे हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो हम अगले 1 दिन के बाद हम किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ हम चर्चा के लिए फिर से हाजिर होंगे। और अभी के लिए आप सभी दर्शकों का भी और संजय जी का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रोहित जी, बहुत आप सभी लोगों को बहुत शुक्रिया।